गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले हमारा जीरो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। आज हम नया चैप्टर लेके आ रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 3, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति मतलब अब हम गति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे थोड़ा सा आपने 9th क्लास में गति के बारे में पढ़ा होगा और मैंने एक बेसिक लेक्चर में भी थोड़ा सा गति के बारे में बताया था आपको 9th क्लास में। अब हम डिटेल से गति को पढ़ेंगे। हम कई प्रकार की गतियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गति पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक, जैसे भाई गति के हम प्रकार पढ़ेंगे तो कितने प्रकार से हम उसको कैसे कैसे पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम छोटे से एक टॉपिक की बात करेंगे, निर्देश तंत्र की। जो पूरी फिजिक्स में कहीं भी अपन गति की बात करेंगे तो निर्देश तंत्र एक टॉपिक, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। निर्देश तंत्र करके एक टॉपिक पढ़ेंगे या इस टॉपिक से हमें यह पता चलेगा कि गति को कैसे परिभाषित करना है, गति को कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो निर्देश तंत्र जनरली मूल बिंदु को, जैसे आप निर्देशांक की बात करते हो ना, x, y और z कोऑर्डिनेट, तो इस मूल बिंदु को अपन निर्देश तंत्र बोलते हैं। जैसे आपने इसको x एक्सिस बोला बेटा, ये आपका y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस, ऐसे निर्देश तंत्र दिखाते हो x, y, z। तो ये जो मूल बिंदु होता है o, इसको अपन निर्देश तंत्र बोल देते हैं, ठीक है ना। मूल बिंदु जो है ना, इसके सापेक्ष हम गतियों का प्रकार पढ़ेंगे कि जैसे केवल एक ही दिशा में गति हो, या तो x एक्स में गतिशील हो या y एक्स में गति हो वस्तु की, या z एक्स में गति हो, तो उसको एक विमीय गति बोलते हैं। इस प्रकार की गति को कौन सी गति बोलते हैं? एक विमीय गति। तो गति के प्रकार निर्देश तंत्र के आधार पर पहला है एक विमीय गति। और आपको ध्यान से समझना होगा कि ये जो सरल रेखा में गति है वो एक विमीय गति का ही प्रकार है। एक विमीय गति का मतलब एक ही दिशा में गति हो, किसी वस्तु की एक ही दिशा में गति हो, उसे हम एक विमीय गति बोलते हैं। जनरल समझ में आ गई होगी। तो जो हमारा तीसरा चैप्टर है जिसमें बात करेंगे सरल रेखा में गति, तो सरल रेखा में गति का मतलब हम एक विमीय गति पढ़ेंगे। या तो वस्तु x एक्स दिशा में गतिशील होगी, या y एक्स में गतिशील होगी, या z एक्स में गतिशील होगी। या हम एक पर्टिकुलर दिशा बोले कि मान लो वस्तु उत्तर दिशा में गतिशील है, दक्षिण में गतिशील है, पूर्व पश्चिम जो भी है, तो केवल एक पर्टिकुलर दिशा की बात हो तो उसे हम बोलते हैं एक विमीय गति या सरल रेखा में गति। तो निर्देश तंत्र के आधार पर हमने देखा कि एक विमीय गति का मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिशा में गति हो वस्तु की। जैसे मान लो मूल बिंदु पे कोई वस्तु रखी थी, यहाँ से चींटी गतिशील होती है, या तो वो x एक्स में गति है, या फिर वो y एक्स में गति कर रही है, या फिर वो z एक्स में गति कर रही है। तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति बोला जाता है। दूसरा, निर्देश तंत्र के आधार पर ही हम दूसरी गति पढ़ेंगे, द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति देखो नाम से ही पता चलता है, जिसमें दो विमा काम आती है या दो निर्देशांक के बीच में गति। जैसे कोई समतल की गति की बात करें अपन, द्विविमीय गति का उदाहरण, या अगला चैप्टर जो होगा चैप्टर नंबर 4, उसमें हम पढ़ेंगे समतल में गति। तो समतल देखो x, y, z में भी अपन 3 समतल देखते हैं, इस निर्देशांक में भी अपन, या x, y, z कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें भी 3 समतल, x, y समतल, y, z और z x। अगर कोई वस्तु इस दिशा में गतिशील है, कैसे भी गतिशील हो, ठीक है ना, एक वस्तु यहां से चली यहां तक, बिंदु B तक, तो वो वस्तु xy समतल के अंदर गति कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे द्विविमीय गति। जैसे और कई सारे एग्जांपल इसके हम डिस्कस करें, हम बॉल खेलते हैं, ग्राउंड के अंदर बॉल खेलते हैं, बॉल को आपने किक मारा, जैसे फुटबॉल को किक मारते तो वो बॉल ऊपर जाके वापस नीचे ऐसे आती है। तो इस प्रकार की गति द्विविमीय गति भी। समतल में मतलब दो निर्देशांक काम आए, x y समतल की बात करें तो x एक्स में भी गतिशील है, वस्तु y एक्स में भी गतिशील है। इसका मतलब यह जो गति होगी उसको हम बोलेंगे द्विविमीय गति, ठीक। और भी कई सारे उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे एक डोरी से पत्थर बांध के उसको ऐसे गोल गोल घुमाया हमने, तो वो गति भी आपके द्विविमीय गति का उदाहरण है, ठीक है ना। तो कई तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में द्विविमीय गति। और त्रिविमीय गति, 3D में जो गति है वो तो अपने कोर्स में ही नहीं है। अगर त्रिविमीय गति की बात करें तो कोई वस्तु तीनों विमाओं को कंसीडर करती हो, त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे एक चींटी या एक पक्षी जो है वो हवा में उड़ता है, पक्षी हवा में उड़ रहा है, या पतंग जो है वो हवा में उड़ रहा है, वो 3D में गति हुई उसकी गति का प्रकार कौन सा हुआ? त्रिविमीय गति, ठीक है ना। तो जिसमें तीनों विमा काम आ जाती है, x, y और z, ठीक है। तो इसका भी कोई कॉन्सेप्ट जो होगा वो आगे ही होगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे ज्यादा सिलेबस में नहीं है। हमारे कोर्स में ये दो ही है, एक विमीय गति और द्विविमीय गति। एक विमीय गति हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में और द्विविमीय गति पढ़ेंगे हम चौथे चैप्टर में, ठीक है। तो आपने एक निर्देश तंत्र के आधार पर गति के 3 प्रकार जो थे वो डिस्कस कर रहे हैं। निर्देश तंत्र के आधार पर गति के 3 प्रकार, ठीक है ना।
तो अब हम बात करेंगे कि भाई सरल रेखा में गति पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, किन किन चीजों की या किन किन भौतिक राशियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले गति पढ़ने के लिए हमें स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, ठीक है ना, पथ की लंबाई या दूरी, वेग, चाल, त्वरण, इनके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और इनके क्वेश्चंस हमसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। वेग के प्रकार पढ़ेंगे, त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे अपन, ठीक है, दूरी विस्थापन में संबंध देखेंगे, तो वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होगी, वो सारी चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद फिर हम सरल रेखा में गति के समीकरण निकालेंगे दो विधियों से, एक ग्राफीय विधि से और एक कलन विधि से, ठीक है ना, गणितीय विधि से या कलन विधि से हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में एक और प्रकार की गति बोल रखी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, आपेक्षिक गति, और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें आपेक्षिक गति लास्ट टॉपिक होगा, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश और पथ की लंबाई। टॉपिक डाल रहा हूं मैं, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश और पथ की लंबाई, ठीक है ना, आसान सा टॉपिक है और ये आपका पढ़ा हुआ भी, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक स्थिति, इसको स्थिति भी बोल देते हैं या स्थिति सदिश लिखें। दूसरा हम पढ़ेंगे विस्थापन सदिश, स्थिति विस्थापन या विस्थापन सदिश एवं दूरी या पथ की लंबाई। दूरी को अपन पथ की लंबाई भी बोलते हैं, पथ की लंबाई। तीन भौतिक राशियों की बात होगी, स्थिति, विस्थापन और दूरी। देखो ध्यान से, स्थिति और विस्थापन तो सदिश राशियां हैं और दूरी अदिश राशि है। पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई जो हमेशा धनात्मक मान होगा और ये अदिश राशि होती है। विस्थापन और स्थिति सदिश जो है वो दोनों सदिश राशि होते हैं। पहले हम स्थिति सदिश की बात कर लेते हैं, उसके बाद विस्थापन और दूरी देखेंगे। देखो स्थिति जो है वो किसी वस्तु की पोजीशन या स्थिति जो है वो मूल बिंदु से ज्ञात की जाती है। जैसे मैं बोलूं कि मान लो XY समतल में ये XX और ये YX, आपने जीरो क्लास अटेंड करी हो या जीरो क्लास देखी हो तो वहां में मैंने सदिश में भी ये चीज बताई थी, ये आपका मूल बिंदु। मान लो कोई कण यहां से गतिशील हुआ है और वो गति करता हुआ बिंदु P पे पहुंच गया या P1 पे पहुंच गया, P मान लो इसको। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ जो कण था वो जो बिंदु P पे है उसकी स्थिति क्या है, तो उसकी स्थिति का मतलब मूल बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, मूल बिंदु से उसकी स्थिति क्या है। तो हमेशा स्थिति को मूल बिंदु से उसकी जो दिशा है वो हमेशा बिंदु की तरफ बताई जाती है या उस कण की तरफ बताई जाती है जिसकी हमें स्थिति ज्ञात करनी होती है। कि मान लो कण यहां था तो उसकी स्थिति को हमने ऐसे दिखाया और इसको जनरली अपन XY समतल होता है तो R1 से निर्देशित कर देते हैं, R1 सदिश, इसको हम क्या बोल देते हैं, R1 सदिश। मान लो कि यही वस्तु P जो है या जो P बिंदु पे है कोई वस्तु या कण वो XX में होता सरल रेखा वाली स्थिति में या YX पे होता तो वो जो मूल बिंदु से दूरी है वो भी उसकी स्थिति कहलाएगी, ठीक है ना। अगर बिंदु P जो है ये यहाँ पे ले लूं मैं तो उसकी स्थिति मूल बिंदु से ये वाली दूरी उसकी स्थिति सदिश ही कहलाएगी। ऐसे मान लो कोई दूसरा बिंदु है Q या दूसरा कोई कण है Q, या मैं बोलूं कि कण जो था वो यहां से यहां पे था पहले जिसकी स्थिति R1 थी, वो यहां से यहां तक गति कर रहा है कुछ समय अंतराल में, फिर Q पे पहुंच जाता है। Q पे पहुंचते ही उसकी स्थिति बदलेगी, पहले उसकी स्थिति इधर थी अब उसकी स्थिति इस तरफ है तो उसकी स्थिति बदल गई, मान लो वो R2 सदिश है, वो क्या है R2 सदिश। तो ये जो R1 सदिश और R2 सदिश है उनको हम बोलते हैं स्थिति सदिश। R1 सदिश व R2 सदिश को क्या बोलते हैं बेटा, स्थिति सदिश। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, किसी कण या वस्तु, किसी कण या वस्तु की मूल बिंदु से या निर्देश तंत्र से, ठीक है ना, निर्देश तंत्र में किसके सापेक्ष अपन देखते हैं, मूल बिंदु से दूरी को कण या वस्तु की स्थिति सदिश कहते हैं, कण या वस्तु की स्थिति सदिश कहते हैं, वस्तु की स्थिति सदिश कहते हैं, कण या वस्तु की स्थिति सदिश कहलाती है। देखो बहुत आसान सा टॉपिक था। यहां पर अगर हम बात करें
R1 सदिश व R2 सदिश स्थिति सदिश है। यहां इस डायग्राम से पता चला कि R1 सदिश व R2 सदिश क्या है? स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश कहलाएंगे, स्थिति सदिश होते हैं। R1 व R2 सदिश जो है वो आपका स्थिति सदिश होते हैं। R1 सदिश और R2 सदिश जो है वो आपकी स्थिति सदिश है। अब ध्यान से देखो, स्थिति सदिश हमें समझ में आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको हम ज्यादातर R से ही निर्देशित करते हैं। अगर केवल x में होता तो x सदिश से निर्देशित कर देते उसको, ठीक है ना, या y में होता तो y से निर्देशित कर देते। स्थिति तो हमें समझ में आ गई। अब हम अगली बात करेंगे विस्थापन सदिश की। दूसरा हमारा है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, देखो विस्थापन सदिश को अपन कैसे निर्देशित करेंगे? मान लो कण जो था वो P पे स्थित था, पहले P पे उसकी स्थिति थी R1 सदिश। अब वो P से Q पे आ गया, तो P से Q पे इस दिशा में चला, तो दिशा आपकी इधर है, विस्थापन भी सदिश है, तो जिसकी दिशा है ना P से Q की तरफ, इसको मैं डेल्टा R से निर्देशित कर रहा हूं, क्योंकि विस्थापन कम है, ये जो दूरी है वो अल्प है, इसलिए हम इसको डेल्टा से लिख सकते हैं, ठीक है ना। कम के लिए डेल्टा लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने इसको डेल्टा R से निर्देशित कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि विस्थापन सदिश क्या हुआ? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। भाई मैं बोलूं कि कण जो है ना वो कैसे कैसे गति कर सकता है, कि ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आया, किसी भी स्थिति में पहुंच के Q तक पहुंचे, तो वो तो हो गई पथ की लंबाई। और जो मिनिमम या जो कम से कम लंबाई है या जो कम से कम बीच की दूरी है, उसे बोला जाता है विस्थापन। कण P से Q तक चला, तो जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश की परिभाषा यही है, अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन सदिश कहते हैं। परिभाषा देख लो, अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपने सदिश एक वीडियो देखा होगा, सदिश नियम वाले, ठीक है ना। सदिश के जोड़ के कुछ नियम पढ़ते थे अपन, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये सब हमारा पढ़ा हुआ था। तो ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में ये वाला सदिश और ये वाला सदिश दोनों समान क्रम में और ये विपरीत क्रम में, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए त्रिभुज नियम से। इसी में अगर अपन बात करें त्रिभुज की दो भुजा दो सदिशों को समान क्रम में प्रदर्शित करती है, तो तीसरी भुजा उन दोनों का परिणामी, तीसरी भुजा उन दोनों का योग होगा, परिणामी रूप से उन दोनों का योग होगा। तो इस स्थिति में देखो, R1 सदिश और डेल्टा R सदिश की दिशा समान और R2 की इसकी विपरीत, तो ये दोनों समान क्रम में त्रिभुज नियम से लिखा जाएगा बेटा, R1 सदिश प्लस डेल्टा R सदिश बराबर R2 सदिश। अब आपको विस्थापन सदिश ज्ञात करना, आपने इसको विस्थापन सदिश बोला है, तो R1 सदिश को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, पक्षांतर कर दूंगा, डेल्टा R सदिश बराबर R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ये आपका विस्थापन सदिश का सूत्र आ गया, ठीक है ना। ये आपके अंतिम बिंदु की स्थिति, ये आपके प्रारंभिक बिंदु की स्थिति, और इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन सदिश। ये सदिश राशि होती है। ये क्या होती है बेटा? सदिश राशि। तो विस्थापन सदिश की परिभाषा समझ में आ गई, आपने एग्जांपल भी सोल्व कर लिया, इसको आप दिमाग में रखो फिट। इससे स्थिति और विस्थापन दोनों आपके अच्छे से क्लियर हो गए। स्थिति सदिश भी क्लियर हो गया और विस्थापन सदिश भी क्लियर हो गया। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है और स्थिति उस बिंदु की स्थिति या उस कण की स्थिति को हम मूल बिंदु से निर्देशित करते हैं हमेशा, ठीक है। अब सुनो, स्थिति और विस्थापन तो आपने कर लिया, अब इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें दूरी की। दूरी अदिश राशि या पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई। मान लो कि इसे मैं सीधा नहीं चला, मैं ऐसे चला, टेढ़ा मेढ़ा, और फिर यहां पे पहुंचा, तो ये जो पथ की लंबाई है इसे हम क्या कहेंगे बेटा? दूरी। तो अगर आपसे कोई दूरी की परिभाषा पूछे तो उसे हम बोलेंगे कुल पथ की लंबाई को
दूरी जो है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? दूरी को दो बिंदुओं के बीच कुल पथ की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ में आ गई होगी परिभाषा? कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लो बिंदु P से कोई कण चला, ऐसे गति कर रहा है, तो ये जो कुल लंबाई है इसी को हम दूरी कहेंगे। और देखो ध्यान से, दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है ना? दोनों का मात्रक देखो तो दोनों का मात्रक समान ही होता है, मीटर। दोनों का मात्रक समान, स्थिति, विस्थापन और दूरी के मात्रक मीटर होंगे। स्थिति और विस्थापन सदिश राशि है जबकि दूरी अदिश राशि है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया और बहुत पहले से आपका पढ़ा हुआ, इसलिए ज्यादा टफ चीज हमने पढ़ी नहीं। स्थिति सदिश थोड़ा सा वेक्टर से समझना, इसको सदिश से समझना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है? तो स्थिति, विस्थापन और दूरी में कोई फर्क, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं देखो एक एग्जांपल कराता हूं, उसमें अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये सारी चीजें कैलकुलेट करके देखेंगे। देखो बेटा, हमने एक सरल रेखा पर गति की बात करी है, इसलिए अपन सरल रेखा पे ही गति की बात कर रहे हैं। ये एक्स एक्स धनात्मक और ये ऋणात्मक एक्स एक्स। यहाँ पे आपका मूल बिंदु है, वो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर, ये दूरी मीटर में है। यहाँ तक की दूरी 80 मीटर, फिर 120 मीटर, फिर 160, 40 का फर्क ले लिया, फिर ये 200 मीटर। इसके विपरीत में -40, -80, -120 जो भी है, 160 माइनस में एक आपकी कार है या कोई वस्तु है। ये आपकी क्या है? कार। कार यहां से गति करती है O बिंदु से, इसको O बिंदु बोला, मूल बिंदु। इसको क्या बोल दिया हमने? O बिंदु, मूल बिंदु। यहां पे आपका P बिंदु है और यहां पे आपका Q बिंदु है और इधर कोई R बिंदु ले लिया। ठीक है ना? अलग अलग स्थितियां बता दी। आपकी कार चली पहले O से, कार जो है वो कहां से चल रही है? O से स्टार्ट हो रही है, O से Q पे गई, Q से P पे गई। बताओ, अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल यही पूछा है कि कार जो है ना O से Q पे गई, Q से P पे गई, कुल दूरी बताओ। अगर आपसे दूरी पूछी जाए तो कुल दूरी कितनी तय करी इसने? O से चली मूल बिंदु से 40, 80, 120, 160, 200 मीटर। दूरी कितनी है बेटा? 200 मीटर। जनरल, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी सीख रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं विस्थापन की, यहां से यहां तक विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन देखो बेटा बहुत इजी है। अंतिम बिंदु कहां है? P पे। अंतिम बिंदु कहां है? P पे। और प्रारंभिक बिंदु कहां है? मूल बिंदु पे, जहां 0 है। तो अंतिम बिंदु की स्थिति 200 माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति 0, 200 माइनस 0, 200 मीटर। विस्थापन भी 200 मीटर है, बराबर आ सकता है, बिल्कुल सही है। पहला एग्जांपल। दूसरा मैंने बात करी कि नहीं, मैं पहले मेरी कार जो है ना वो O से Q गई, Q से P पे गई और वापस Q पे आ गई। पहले कार Q तक आई, Q से P तक गई और P से वापस, मतलब सेकंड केस ये है, यहां आके रुक गई। आपसे पूछा जाए दूरी बताओ, आप दूरी लिखोगे, दूरी बराबर, बोलो दूरी कितनी दूरी तय करी? यहां से यहां तक की कुल पथ की लंबाई 200, फिर 200 से फिर वापस आया, ये कितना है पीछे वापस स्टार्ट करके देखो आप, 200 से 80 पे आके रुक गया। तो ये वाली दूरी कितनी है? इधर वाली, ये टोटल यहां से यहां तक 200, यहां से यहां तक 80, तो इधर वाली 120 बची। तो कुल दूरी जो है वो 200 प्लस 120 उसने तय करी। टोटल कितनी हो गई? 320 मीटर। डाउट हो तो बोलना बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुल दूरी, कुल पथ की लंबाई, तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक 200 हो गई, फिर 200 से देखो यहां तक 40, फिर 80, फिर 120, तो 200 प्लस 120 320 मीटर। अब बात करी जाए विस्थापन, ठीक है ना? विस्थापन देखो, विस्थापन सदिश है इसलिए हम सदिश के हिसाब से ही ज्ञात करेंगे। अंतिम बिंदु की स्थिति, अंतिम बिंदु कहां पे है? 80 पे आके रुका हुआ, तो अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस
प्रारंभिक बिंदु की स्थिति। कार आपकी यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे आके रुकी है, वो कैसे भी घूम फिर के आई हो, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो अंतिम बिंदु की स्थिति 80 पे है और प्रारंभिक बिंदु की 0 है, तो 80 माइनस 0 कितना है बेटा आंसर? 80 मीटर। एक और तरीके से सोच सकते हैं कि भाई यहां से पहले यहां तक चला तो 200 मीटर इस दिशा में चला, धनात्मक एक्स एक्सिस में, जिसकी दिशा को आई कैप से निर्देशित किया जाता है। इसका सॉल्यूशन एक और तरीके से किया जा सकता है कि अपना जो वस्तु है वो O से P चला, तो विस्थापन की बात करें तो विस्थापन सदिश राशि होती है, विस्थापन 200 मीटर चला कौन सी दिशा में? आई कैप में। उसके बाद प्लस, फिर 200 से 80 पे गया, 200 से 80 में दूरी कितनी तय हुई? 120, और दिशा क्या है? माइनस आई कैप, तो हम लिखेंगे 120 माइनस आई कैप। हम ऐसा भी सोच सकते हैं 120 माइनस आई कैप, ये माइनस और ये प्लस गुणा होके माइनस, तो 200 आई कैप माइनस 120 आई कैप, 200 में से 120 माइनस कर लो, कितना बचा? 80 आई कैप। आंसर वही है, दिशा के साथ आ गया 80 आई कैप इस दिशा में, ठीक है ना। विस्थापन की हमारे पास दिशा भी आ गई। इस तरह से बेटा हम कोई भी सवाल कर सकते हैं दूरी और विस्थापन वाला। स्थिति, दूरी, विस्थापन दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। अब देखो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूं, इजी सा, कि मान लो आपकी एक वस्तु जो है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक चली 4 मीटर, फिर बी से सी चली 3 मीटर। आपसे पूछा जाए बताओ कुल दूरी कितनी तय करी? कुल दूरी आप लिखोगे दूरी 4 प्लस 3, पहले ऐसे चला फिर किसी भी दिशा में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूरी के लिए कोई दिशा मायने नहीं रखती, 7 मीटर। आपसे विस्थापन पूछा जाए, अंतिम बिंदु ये रहा सी और प्रारंभिक बिंदु ए, इसके बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी, इसके बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी, और ये दूरी अपन ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस से, ये 90 डिग्री के कोण पे थी, तो ये कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, मतलब ये 5। तो विस्थापन आपका हो गया 5 मीटर। विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। कभी गलत नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत आसान होता है और पूछ लेता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए यही क्वेश्चन पूछ लेता है, स्थिति और विस्थापन और दूरी, जो भी हम गलत कर देते हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना आसान है। चलो अपन और बात करते हैं आगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। देखो एक वस्तु किसी वर्ताकार पथ पे गतिशील है, एक वस्तु जो है वो वर्ताकार पथ पे गतिशील है, जिसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वस्तु यहां से चली, गोल घूम के वापस यहीं पहुंच गई, ए से चली और ए पे ही वापस आ गई, ऐसे इस दिशा में। आपसे पूछा जाए दूरी कितनी तय करी, आप लिखोगे दूरी बराबर इसकी कुल परिधि 2 पाई इंटू 5, 10 पाई सेंटीमीटर, ये तो इसने दूरी तय करी। आपसे पूछा जाए इसका विस्थापन कितना हुआ, तो आप लिखोगे विस्थापन बराबर अंतिम बिंदु भी यही है, प्रारंभिक बिंदु भी यही है, दोनों बिंदु एक ही जगह हैं। अंतिम बिंदु की स्थिति माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति 0 माइनस 0 बराबर 0। दोनों बिंदु एक ही हो तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हुई? 0। तो विस्थापन क्या हो गया बेटा? 0। और कई तरह से आधा सर्कल है, एक वस्तु ऐसे गति करती है, ए से चली बी तक, और अर्धवर्त की त्रिज्या है r, और ये भी आपकी क्या हो गई? r। इस स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस वस्तु का विस्थापन दूरी कितनी है, तो आप दूरी लिखोगे आधी परिधि पाई r। आपसे पूछा जाए विस्थापन बोलो, तो इस बार विस्थापन जो है ना वो 0 नहीं होगा, अंतिम बिंदु ये रहा, प्रारंभिक बिंदु ये रहा, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई? r प्लस r, ट्वाइस r। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो दूरी विस्थापन से संबंधित कोई भी सवाल हो गलत नहीं होना चाहिए, सारे सवाल आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा वेग और चालकी, वेग और चालकी, और वेग और चालकी भी अपन छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चाल और वेग, ठीक है। चाल और वेग की परिभाषा आप पहले से ही जानते हो, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और दूरी और समय का जो अनुपात है उसको हम चाल कह देते हैं। वेग सदिश राशि होती है जबकि चाल अदिश राशि होती है।
हम वेग और चाल के कई प्रकार भी हम डिस्कस करेंगे बेटा, और वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ये जो मैंने स्टार्ट किया इसको थोड़ा सा पढ़ना, और ये आपका बेसिक है, अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर बहुत इजी समझ में आएगा। थैंक यू।